हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 23 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में मात्र 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है और लास्ट क्वेश्चन का डिस्कस फिर कल वाली वीडियो में कर लेंगे। तो कल का सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल का आपका क्वेश्चन क्या था, यानी कल वाली वीडियो में जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन था कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है। दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में था पिटवा लोहा, तो ये ऑप्शन नंबर सी या बी ऐसे ही करके था, तो पिटवा लोहा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लोहे के अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लोहे के अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट। दोस्तों, तीसरा होता है आपका लिमोनाइट, तीसरा जो होता है आपका लिमोनाइट। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो होता है सीडेराइट, चौथा जो होता है वो सीडेराइट होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो लोहा का अयस्क है ये 4 होता है लोहा का अयस्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब इसको शॉर्ट में POP बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पे POP देखने को मिल जाए क्वेश्चन में तो मतलब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP शॉर्ट में बोला जाता है। इसका रासायनिक रूप क्या है? इसका रासायनिक रूप जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों, आपसे एग्जाम में POP का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है। रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, लेकिन रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O जो होता है वो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर या संगमरमर, चूने का पत्थर को संगमरमर कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूने का पत्थर या संगमरमर, संगमरमर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसका फार्मूला जो होता है संगमरमर का CaCO3 होता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 संगमरमर का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है यानी फार्मूला होता है CaO। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। दोस्तों, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में नर्व सेल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोर्गन। मोर्गन वैज्ञानिक जो है वो पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधी नहीं है। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर ए में जो दिखाई दे रहा है चार्ल्स डार्विन ने 1831 में, चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। कौन सा जहाज? तो वीगल नामक। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने कहा 2 सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लैमार्क के बारे में। ऑप्शन नंबर सी में जो दिखाई दे रहा है लैमार्क, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लैमार्क का सिद्धांत 1809 में, लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी में प्रकाशित हुई। लैमार्क का पुस्तक कौन था? फिलॉसफी, फिलॉसफी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पे सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है ना, सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है ना। तारा की बात किया गया है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अलका सेंचुरी समूह का एक तारा है दोस्तों, अलका सेंचुरी, ठीक है ना, अलका सेंचुरी, ठीक है दोस्तों, अलका सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4 पॉइंट, या पृथ्वी से जो होता है ये अलका सेंचुरी जो है ये पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। बाकी जो धान, मक्का और मूंगफली दिखाई दे रहा है ये तीनों खरीफ की फसल है। दोस्तों खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है, अभी ही समय है बोने का, जैसे धान बोने का समय है, मक्का बोने का समय है। देखिए मक्का जो होता है, हम अपने यहाँ का बात करते हैं, ऐसे तो सब जगह मतलब खरीफ फसल में ही आता है, इसलिए जून जुलाई में बोई जाती है, लेकिन अपने मतलब बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे आलू जो है, आलू के समय भी मक्का बोया जाता है, यानी आलू जो बोया जाता है नवंबर दिसंबर में, उस समय भी मक्का बोया जाता है आलू के साथ, ठीक है ना। तो वो उस समय उसमें काउंट नहीं होंगे। ये मक्का जो है स्पेशल, देखिए वो आलू में मक्का बोया जाता है, आलू के साथ में मक्का बोया जाता है, लेकिन ये खरीफ फसल की बात करें, मक्का जो काउंट होता है खरीफ फसल में, ये स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मक्का के लिए खरीफ फसल यानी जून जुलाई में सिर्फ मक्का बोया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर बिहार से होंगे या फिर और भी स्टेट में होता होगा ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन अपने यहाँ की बात करते हैं, आलू के साथ भी मक्का बोया जाता है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये स्पेशल मक्का की बात यहाँ पे किया गया है। तो खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है, अभी ही समय है बोने का, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, ठीक है दोस्तों। नवंबर से दिसंबर में काटी जाती है, उसी को खरीफ फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और भी समझ लीजिए, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, भाटा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, ये सब जो है ये सब खरीफ फसल में आता है, ठीक है दोस्तों, जो जून जुलाई में बोई जाती है, यानी अभी ही बोने का समय है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं संगणकों के आईसी चिप्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सिलिकॉन विद्युत का अर्धचालक है, सिलिकॉन जो है वो विद्युत का क्या है दोस्तों, अर्धचालक है, ठीक है दोस्तों, अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम जो है ये फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना से लेकर या फिर 37 डिग्री अगर रहे ऑप्शन में, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस की बात है, ठीक है ना, यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस की बात है। अगर सेल्सियस में रहे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में रहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है दोस्तों। वैसे सेल्सियस पैमाना, ऐसे सेल्सियस, ये सी जो दिखाई दे रहा है सेल्सियस का सिंबल है, ठीक है ना, ऐसे सेल्सियस पैमाना 100 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में, 100 भागों में बांटा होता है, जिसका हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के उपस्थिति में दूध में मिठास आ जाती है। दोस्तों दूध एक कोलॉइड विलयन है। कई बार हम क्वेश्चन, मतलब कई बार नहीं, एक बार क्वेश्चन करवाए थे, मुझे याद है कोई पार्ट में करवाए थे, उसमें था कि मतलब दूध है एक, तो उसमें ऑप्शन में था कोलॉइड विलयन, ठीक है ना, तो कोलॉइड विलयन कहलाता है, कोलॉइड विलयन है, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया अगर देखे होंगे तो। दूध का उजला होना कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, कैसीन के कारण होता है, ठीक है, तथा दूध में मिठास का कारण लैक्टोज होता है, ये तो आपको पता चल ही गया। दोस्तों सुक्रोज जो है, ये सुक्रोज ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी डाइसैकेराइड्स है दोस्तों, क्या है, ये सभी डाइसैकेराइड है, ठीक है दोस्तों, सैकेराइड।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, ठीक है, हेनरिकस वेंट हाफ रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मैडम क्यूरी के बारे में, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 में की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 में की थी। दोस्तों रदरफोर्ड जो है, ये रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है दोस्तों, परमाणु मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, अश्रु गैस यानी टीयर गैस जो है ये क्या है? यानी कहने का मतलब इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम जो होता है एक्रोलिन, ऑप्शन नंबर सी में जो दिखाई दे रहा है एक्रोलिन, ये ठीक है ना, एक्रोलिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक नाम नहीं, मतलब ये जो होता है ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको अश्रु गैस, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्रोलिन, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है, ठीक है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसने वाली गैस कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रिस्टले ने की थी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी में है बेंजीन। दोस्तों बेंजीन जो है ये बेंजीन है, ठीक है दोस्तों। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H12, ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? दोस्तों मृत्युपरांत शरीर की जांच यानी मरने के बाद शरीर जो होता है उसका जांच वगैरह होता है, आप सुनते होंगे। जांच यानी पोस्टमार्टम आप सुनते होंगे, अगर कोई मरता है तो उसको जांच के लिए कि कैसे मरा तो पोस्टमार्टम किया जाता है उसको जांचने के लिए। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑटोप्सी हो जाएगा, ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑटोप्सी, ठीक है। बायोप्सी की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में जो बायोप्सी का प्रयोग कैंसर के परीक्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों किसके लिए? कैंसर परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, धतूरे के बीज विषैले होते हैं, इस विषैलेपन का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे भी ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धतूरे के विषैले का कारण है डेटुरिन की उपस्थिति, ठीक है दोस्तों। इसके कारण धतूरे के बीज जो होते हैं वो विषैले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। दोस्तों इसका उपयोग हरा कांच बनाने तथा फेरस लवणों के निर्माण में भी किया जाता है, फेरस ऑक्साइड का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पल्वमान जीन कहने का मतलब जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटोक ने पल्वमान जीन यानी जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क सेल जो है वो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नकदी फसल है? दोस्तों नकदी फसल जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना और कपास। गन्ना कपास जो है ये नकदी फसल में गिनती होता है। दोस्तों नकदी फसल किसको बोलते हैं? नकदी फसल किसको बोलते हैं? तो नकदी फसल उसे कहते हैं जिससे पैसों का आवागमन तुरंत हो जाती है, मतलब एट अ टाइम पैसों का आवागमन हो जाता है। एग्जाम्पल मतलब नकदी फसल के और भी एग्जाम्पल है, नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। प्याज हो गया, जूट हो गया, ये सब जो है ये सब नकदी फसल में ही आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गेहूं में रस्ट बीमारी होती है? गेहूं में रस्ट बीमारी जो है ये होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक से होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कवक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फंगस। मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या फंगस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। ये जो है ये रिले क्रॉपिंग की उदाहरण है। मक्का एक खरीफ फसल है दोस्तों, मक्का के बारे में अभी हम बता चुके हैं। खरीफ फसल है जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। मक्का में प्रमुख प्रोटीन जो होता है वो जीन होता है दोस्तों, ठीक है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? तो अमोनिया फास्फेट जो है ये ऐसा उर्वरक है जो कि अम्लीयता को घटाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी जो है यूरिया, ये ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया में दोस्तों, यूरिया में जो होता है वो 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू आंवला में मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है साइट्रिक एसिड ये नींबू और आंवला में मिलता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से सूचित किया जाता है, ये सिंबल है HCl। खाना पचाने में प्रयोग किया जाता है HCl, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग जो है रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। रेडियो तरंग जो हैं ये रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 माह में गन्ने की फसल, लगभग 7 माह में गन्ने की फसल तैयारी हो जाती है दोस्तों। गन्ना का रोग का नाम जो है वो है रेड रॉट, ठीक है ना। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गन्ना में कौन सा रोग पाया जाता है तो रेड रॉट रोग जो होता है वो रेड रॉट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियो इम्यूनोएसी, रेडियो इम्यूनोएसी यानी जिसको शॉर्ट में RIA बोला जाता है, किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नीचे भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज और हार्मोन्स की उपस्थिति जानने के लिए रेडियो इम्यूनोएसी का उपयोग किया जाता है, मतलब इसके काम में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है और इसका डिस्कस कल वाली वीडियो में कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन ए में है वसा, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में है तेल, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी पार्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।